जय हिंद। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि पृथ्वी का जो है ऊपरी सतह या फिर निचली सतह कैसे परिवर्तित होती है। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाना चाहती है एनसीईआरटी ताकि आपको पता चले कि आखिर पे हम रह रहे हैं इसका रूपांतरण कैसे होता है, ये कैसे बदलती रहती है हमेशा समय के साथ। आज से लाखों साल पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी, आज जैसी पृथ्वी है फिर आज से लाखों साल बाद ऐसी नहीं रहेगी। तो आखिर ये बदलती कैसे है, हम इस पे बात करेंगे। इसके दो कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है वो होता है इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक का मतलब होता है अंतर्जनित, मतलब जो अंदर बदलाव आते हैं। और दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक। दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक, मतलब जो बाहरी आवरण में बदलाव आते हैं। बाहरी सतह पे जो बदलाव आते हैं उसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक। हम साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को एग्जैक्ट हम बात करें, हम बस समझ आधारित पढ़ाई करें। दो तरीके की पढ़ाई होती है। एक होती है कि आप जाएंगे, टीचर आपको आपका कॉपी भरा देगा, उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। वो ऐसी होगी जैसे कि आप खाना खाए, अनडाइजेस्टेड खाना की तरह होता है, जो किसी काम का नहीं होता ना शरीर के लिए। और आपकी पढ़ाई जब रटेंगे तो वो ऐसे ही हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। हाँ, रिजल्ट बन जाएगी लेकिन बुद्धि नहीं होगी। हम चाहते हैं कि आप समाज आधारित पढ़ाई पढ़ें, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप समझें कि अंतर्जनित क्या होता है और बाहरी सतह में जो बदलाव आते हैं वो कैसे आते हैं। तो हम पहला जो बात करेंगे वो करेंगे एंडोजेनेटिक, मतलब अंदर कैसे बात होती है। हम पढ़ा चुके हैं कि आखिर पृथ्वी बनी कैसे है। आप देख सकते हैं, आपको आपका जो उस वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी। जो ये बाहर का सतह है, सिर्फ यही सतह ठंडा है, सॉलिड है। ये सतह जो है ये सॉलिड सतह है। कहने का मतलब ये ठोस है, सॉलिड है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा नीचे उतरेंगे इस सतह से, जैसे अगर इस सतह की बात करें थोड़ा अंदर, तो ये जो सतह है ये मुलायम है, जिस पे प्लेट तैरती है। अब प्लेट क्या होता है हम बात कर चुके हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर के जो टुकड़े हैं उसी को प्लेट कहते हैं। ये इसी पे तैरती रहती है। इसके अंदर जो है मैग्मा है, लावा जिसको कहते हैं, मैग्मा लावा है, जिसको हम लोग संवहनीय धारा कहते हैं। यहाँ पे संवहनीय धारा चलती है, संवहनीय धारा चलती है, जिसके कारण से देखोगे कि प्लेट जो है आपस में टकराएगी या फिर वो खिसकेगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। तो इससे अलग अलग निर्माण होंगे। अगर यहाँ पे संवहनीय धारा चलेगी तो प्लेट टकराएगी, और प्लेट टकराने से क्या होगी, ऊपर निर्माण होगा, सतह के ऊपर जैसे पहाड़ बनेगी। जैसे आप पढ़े हैं कि जो पहला प्लेट है, अगर हम दो प्लेट को टकराए तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कहते हैं जब दो टकराएगी तो। जैसे अगर हम इंडियन प्लेट की बात करें, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की बात करें तो ये दोनों टकराई तब जाके किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। आज भी हिमालय बढ़ रही है, आज भी हिमालय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर ईयर। ये सब हम समझेंगे और पहले भी हम बात कर चुके हैं। और एक होती है जो दूर जाती है, एक होती है जो
प्लेट नजदीक ना आके दूर जाती है, इसमें नजदीक आती है, इसमें दूर जाती है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट, ये टकराएगी नहीं, ये दूर जाएगी, तो बीच में क्या होगा, बीच में लावा निकलेंगे, ज्वालामुखी फटने का ज्यादा चांस होगा, भूकंप भी आएगा, इसमें भी भूकंप आएगा। लेकिन जो तीसरा वाला है कि वो पैरेलल चलता है। पैरेलल चलने का मतलब है कि एक दूसरे में घिस्सा लगता है उसको, इसको हम लोग कह सकते हैं कि समांतर प्लेट है। यहाँ घर्षण हो रहा है, यहाँ भूकंप आएगा, यहाँ ज्वालामुखी फटने का बहुत कम चांस होता है, यहाँ भूकंप आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम बात करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ गए, आप इसको ध्यान से समझे। हम यहाँ पे और बात करने वाले हैं डीप में, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दो तीन थ्योरी के मिक्स थ्योरी है। जैसे अगर हम पहला थ्योरी का बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये अल्फ्रेड वेगनर दिए थे। अल्फ्रेड वेगनर ये बोले थे कि जो पृथ्वी का जो प्लेट है वो एक दूसरे से कॉन्टिनेंट दूर जा रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहा है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। महाद्वीप एक दूसरे से दूर, आज से लाखों साल पहले महाद्वीप एक ही जगह पे था, जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे, पेंथलासा कहते थे। आज नहीं है, आज देखेंगे तो दूर जाएगा। जैसे आप अमेरिकन प्लेट को देखें, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखें और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें, अगर दोनों को अगर आप मिलाने का कोशिश करें तो लगता है कि फिट बैठ जाएगा। भारत भी जो है वो अफ्रीकन प्लेट से टूटा है। आप अगर उसको अच्छे से भरेंगे तो आराम से वो उसमें फिट हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में अल्फ्रेड वेगनर बताए थे। तो अल्फ्रेड वेगनर जब बताए थे तो इससे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आया नहीं था, प्लेट टेक्टोनिक क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन दूसरा जो थ्योरी था वो सर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये दिए थे हेरी हेस। हेरी एच एस ये दिए थे। ये 1912 की घटना है, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले की घटना है। जब ये समुद्र में गए थे तो सोनार की मदद से जब ये पता किए कि आखिर इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, और जब यहाँ से हम इस तरीके से होता है, यहाँ से मैग्मा निकलती है, जैसे ये वाला सतह हम बताए थे, तो यहाँ पे इस तरीके से घटना घटती है, मैग्मा निकलती है और यहाँ पे आके खत्म भी होती है प्लेट में। तो इस तरीके से यहाँ से निकल के, तो आप पता कैसे लगाया? तो यहाँ की कुछ सैंपल लिए गए, यहाँ के सैंपल लिए गए, यहाँ के सैंपल लिए गए और यहाँ के, तो पता चला कि यहाँ का जो है ये इससे नया है, ये इससे पुराना है, ये इससे पुराना है, ये इससे पुराना है। इस तरीके से पता किया गया, तो तब पता चला कि सी जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब वो बढ़ रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे अटलांटिक ओशियन में आप देखेंगे, इंडियन ओशियन में भी है, अटलांटिक ओशियन में भी है, तो यहाँ पे पहाड़ के जैसा बना हुआ है, नीचे समुंदर के नीचे पहाड़ की तरह है, और ये बढ़ रही है। ये हमेशा ये होने वाली घटना है। तो आप हम इसको पिक्चर की मदद से आपको डाल देंगे वीडियोस में, आप देख पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये थ्योरी। आप इन दोनों थ्योरी को अगर आप जोड़ेंगे तब आप पाएंगे कि प्लेट सच में खिसकती है, और जो कॉन्टिनेंट है वो दूर जाती है या तो पास आती है, समय के अनुसार से या तो वो दूर जाती है या तो वो पास आती है। इस थ्योरी की मदद से हमको समझने में मदद मिलेगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कोई एक साइंटिस्ट नहीं दिए थे, ये इन सब से मिल के बना है।
हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सतह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि अर्थ जो है वो कैसे बदलती रहती है और बनती रहती है। अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। हम ये अंदर की घटना हो रही है, एंडोजेनेटिक, ये बाहर की घटना नहीं है, ये अंदर की घटना है। लेकिन अगर हम बाहर की घटना की बात करें तब जाके हम क्या पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक। तो बाहर की भी घटना को देख लेते हैं। तो बाहर की घटना जो है, अभी आप हम पढ़े हैं कि दो प्लेट टकराती है या तो दूर जाती है, उसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं या कन्वर्जेंट कहते हैं। हम डाइवर्जेंट को पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमको पता चले क्योंकि इसी से हिमालय बना है और हम लोग को हिमालय समझना आसान है क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं। तो हिमालय जो बना है वो बना है इंडियन प्लेट से, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से इससे हिमालय का निर्माण होता है। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। क्योंकि हिमालय हमारी सबसे बड़ी पहाड़ियों में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ियों में से एक है, इसीलिए हिमालय को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। इसके रेंज हैं हिमालय के बहुत, उस पर हम बात करेंगे, ज्योग्राफी का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम अभी समझाने का कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी पे मिट्टी बनी है पहाड़ से। क्योंकि पहले जो है ये आग का गोला था पृथ्वी, हम पढ़ा चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो आग का गोला था। आग का गोला था तो उससे फिर मिट्टी कैसे बनी है, उससे नदियाँ कैसे बनी है, उससे तालाब, झरने, लेक कैसे बने हैं, तो हम उस पर बात करेंगे, क्रेटर। तो कहा गया है, देखते हैं कि जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं ये ऊंची है। क्या है? ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ ऊंची है? लगभग 9 किलोमीटर। कितना? लगभग 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और अगर हम डीप में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो ऊंचाई बढ़ने पे क्या होती है? ठंड बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ठंड बढ़ती है। लगभग 160 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री की घटत, मतलब यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, अगर 160 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे 129 होगा लगभग। तो ऊंचाई के साथ ठंड बढ़ती है और ठंड बढ़ने से क्या होगा? इस पे बर्फ जम जाएगी, इस पे बर्फ जमेगी, जिसको हम लोग हिमनद कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। और जो बर्फ है, जो बर्फ होता है, वो बर्फ क्या करता है, धीरे धीरे करके अपने नीचे की जो जमीन होती है, नीचे की जो पत्थर होती है, उसको कमजोर करता है धीरे धीरे। आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो कनाडा के ऊपर वाले हिस्से में आप देखें ध्यान से, तो बहुत सारे झील का निर्माण हुआ है, वो ऐसे ही हुआ है, हिमनद की वजह से हुआ है। पहले ये हिमनद भी कर सकता है, कमजोर कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। जब हिमनद क्या करे कि पत्थर को, पहाड़ को कमजोर कर दे तो उसको अपक्षय कहते हैं। अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग, वेदरिंग कहते हैं उसको, अपक्षय को। कमजोर होगी पर वो वहां से खिसकेगी नहीं। अब एक बात बताओ, जैसे अगर तुम किसी भी चीज को धूप में रखते हो, हिम सिर्फ अपक्षय जो है ये हिमनद से नहीं होता। अपक्षय होने के कारण क्या क्या है? अपक्षय धूप से भी होती है। किससे होती है? धूप से होती है, बरसात से होती है। बरसात से क्यों? क्योंकि बरसात से इसलिए होती है, जैसे पानी अगर बरसेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसमें, और ऑक्सीजन रिएक्शन होगा उसमें, वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है अपक्षय होता है। और अपक्षय में ये होता है कि वहां से चीजें हटेगी नहीं यहाँ से। अब ये हटेगी कैसे? तो जब इससे हिमनद पिघलेंगे, जब इससे हिम पिघलेगा, पानी पिघलेगा, तो वो किसका निर्माण करेगा? नदी का। किसका निर्माण करेगा वो? नदी का निर्माण करेगा। और जब ये पानी का बहाव इसके साथ आएगा तब जाके ये जो टुकड़े हैं इसके, जो कमजोर हो चुके थे अपक्षय के कारण, धूप, बरसात और हिमनद के कारण, तो ये इसके साथ बहाव में आएगा। आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए आप देखते हैं कि जो चलता हुआ नदी होता है, जो बहती हुई नदी होती है, जो पहाड़ से डायरेक्ट निकलती है, उसमें क्ले नहीं होती, मिट्टी नहीं होती, उसमें सैंड होता है, बालू होता है। तुम देखे हो या नहीं देखे हो? है ना?
तो अगर आसपास में अगर दो प्रकार की नदी है, एक होता है सीजनल रिवर, एक होती है जो हमेशा चलती है, हमेशा उसमें पानी का बहाव होता है। तो सीजनल रिवर और जो रिवर पहाड़ से निकलती है हमेशा पानी होती है, उसमें अंतर होता है। जो सीजनल रिवर है उसमें आपको क्ले मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, लेकिन जो रिवर डायरेक्ट पहाड़ियों से निकली है उसमें मिट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं आती। उसमें आती है ये जो अपक्षय हुआ है, इसमें जो टूटा है, पहाड़ कमजोर हुआ है, वो टूटा हुआ टुकड़ा जो है वो पानी की मदद से वो नदी के द्वारा जाती है। इसको हम लोग कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इरोजन, इरोजन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो आप अपक्षय को समझें, अपक्षय होने के बाद इरोजन होगा। अपक्षय का मतलब क्या है? कमजोर हो जाएगी पहाड़ियाँ, या कोई भी चीज अगर कमजोर हो जाएगी धूप के कारण, बरसात के कारण, तो उसको अपक्षय कहते हैं। और हर चीज कमजोर होती है। इस अर्थ पे जब बदलाव आते हैं ऊपर तो ऐसे आते हैं। और जब इस तरीके से अपक्षय होगी तो अपक्षय कहीं ना कहीं जाके नदी खत्म होगी, और जहाँ पे नदी खत्म होगी वहां पे ले जाके क्या कर दिया जाएगा? उसको जमा कर दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो तीन वर्ड, पहला अपक्षय, दूसरा अपर्दन, तीसरा निक्षेपण। अपक्षय कैसे होता है? तो अपक्षय होंगे दो तीन कारण से। पहला, या तो धूप के कारण होगी, या तो हिमनद के कारण होगी, या तो रासायनिक परिवर्तन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण होगा। इसी को जब बहाव, जब हिमनद पिघलेंगे तो नदी का रूप लेगा। उस नदी में जो बहाव होगी, जो आप बालू देखते हैं, जो सैंड देखते हैं, वो अपक्षय के कारण और अपर्दन के कारण उसको बहा के लेके आती है। और जब उसको बहा के लेके आती है तो कहीं ना कहीं नदी खत्म होगी समुन्द्र के किनारे, तो या फिर लेक में जाके, तो वही क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। आप इन तीनों वर्ड को समझिए, यही परिवर्तन है। आप देखें तो यहीं पे डेल्टा का निर्माण होगा, यहीं पे डेल्टा का निर्माण होगा। जैसे सुंदरवन डेल्टा है, गंगा नदी क्योंकि कहाँ से निकली है? हिमालय की पहाड़ियों से निकली है। तो गंगा नदी अगर हिमालय की पहाड़ियों से निकली है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा? अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, अपक्षय होगा। तो ये निक्षेपण के कारण ही डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि अपर्दन होके नदी के माध्यम से जो है यहाँ से टूटे हुए जो सैंड के टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं, वो आके यहाँ पे जमा कर दिया जाएगा, तो ये डेल्टा का निर्माण करेगा। तो सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा नदी बनाती है। आप उसको भी देख लेंगे तो आप देखेंगे कि नदी का निर्माण जो हो रहा है वो पहाड़ियों से हो रहा है। नदी का निर्माण जो है वो पहाड़ियों से होती है। क्यों होती है पहाड़ियों से? क्योंकि पहाड़ के ऊपर जो है वो हिमनद जमा हुआ होता है। तो हिम के जब पिघलने से पानी का रूप लेगा, और पानी का रूप, कहीं पानी क्या होती है कि ऊंचाई से ढलान की ओर जाती है। आप देखेंगे कि पहाड़ ऊंचे जगह पे बने होते हैं, और पहाड़ जब बनती है तो इस तरीके से बनेगी, तो पहाड़ के जो नीचे वाले हिस्से हैं, पानी उससे बहाव के थ्रू वो कहाँ जाएगी? सबसे निचले स्तर पे। पहाड़ सबसे ऊंचे जगह पे है और समुंदर सबसे नीचे जगह पे है। तो सबसे निचला तल किसका होता है? समुद्र का होता है। इसीलिए हर जगह से जो पानी है वो पहाड़ से निकल के कहाँ तक जाती है? समुद्र तक जाती है। और जब हवा के माध्यम से भी देखेंगे तो हवा का जब बहाव होगा तो हवा का बहाव जाके टकराएगी किससे? पहाड़ से। और पहाड़ से जब टकराएगी तो ऊपर उठेगी। और इसीलिए जब भी आप बनाए होंगे तो इसके ऊपर में आप बनाए होंगे बादल, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बादल होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हवा का जो बहाव है वो पहाड़ में टकराएगी और पहाड़ उसको क्या कर देगा? उसको उठा देगा। और यहाँ इसके आसपास, पहाड़ियों के आसपास क्या होगी? वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी पहाड़ी के आसपास तो फिर वो जो बहाव है पानी का वो कहाँ चली जाएगी? समुंदर। तो ये लाइफ साइकिल है, ये वाटर का लाइफ साइकिल है। ये इसी तरीके से काम करता है। नदी या कोई भी चीज, आप कहीं भी पानी को अगर आप यहाँ ही पानी को रखेंगे तो जहाँ पे इसका सबसे निचला तल होगा वहीं पे जाके पानी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ढलान की ओर बहती है। तो आप समझे कि नदी कैसे बनी है, पहाड़ कैसे बनी है, और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, अपर्दन क्या है, अपक्षय क्या है, और निक्षेपण क्या है। ये बाहरी सतह पे परिवर्तित होता है। आप दो तरीके से पढ़ें। अभी जो पढ़े हैं आप, इसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक।
इसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक का मतलब क्या है? बाहिर्जनित, बहिर्जनित, बाहरी, बाहरी सतह, बाहरी सतह पे जो परिवर्तन होते हैं उसको बहिर्जनित कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। इससे पहले आप पढ़े थे इंडोजेनेटिक, मतलब जो अंदर में परिवर्तन होते हैं, जिसमें आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़े हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़े हैं, भूकंप पढ़ेंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें। यही है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ किस तरीके से अपना शेप बदलता है, किस तरीके से वो ढलता रहता है समय के साथ। और ज्योग्राफी में कुछ समय का मतलब होता है हजारों साल। ऐसा नहीं है कुछ समय का मतलब 10 साल 20 साल। 10 साल 20 साल में ज्योग्राफी में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप जहाँ घर बनाते हैं वहाँ पे देखेंगे मिट्टी पड़ते पड़ते आपका घर जो है वो निमा होता जाएगा और मिट्टी पड़ते पड़ते ऊंचा होता जाएगा। जब आप घर बनाएंगे तो लगेगा कि बहुत ऊंचा बनाए हैं, लेकिन धीरे धीरे लगेगा कि वो नीचा होता चला जाता है। ये हजारों साल में होता है। इसीलिए धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं थी वो जमीन के अंदर चली गई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, उसकी खुदाई हुई है और अभी आप जाके देखेंगे तो नेमा में है। मतलब क्यों? इसी कारण से। हवा क्या हुआ है कि अपक्षय के कारण जो कमजोर हुई थी मिट्टी, हवा उसको क्या की है, उसको उड़ा के अपर्दन करके ले जाके रख देती है। इसी कारण से कोई भी चीज़ ढक जाती है। आप अगर कहीं पे अगर 2-3 दिन से अगर आप झाड़ू नहीं लगाए हैं या साफ नहीं किए हैं, दुकान ही है या कोई भी चीज़ है, आप उस पे अगर हाथ मारेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मिट्टी का कण आपको मिलेगा। ये भी अपर्दन है, ये भी अपर्दन है, ये हवा के द्वारा हो रहा है। तो अपर्दन हवा के द्वारा, पानी के द्वारा हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि रेत में जब राजस्थान के जगह पे देखेंगे तो रेत में क्या होती है कि हवा जब जोर की चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख देती है। तो वो भी अपर्दन है। अपर्दन पानी और हवा के द्वारा होता है और अपक्षय जो है वो धूप, बरसात और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। और इसको ले जाके जहाँ पे रख देता है उसको निक्षेपण कहते हैं। इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप समझेंगे तब जाके आपको ज्योग्राफी समझ आएगी। न्यू एनसीईआरटी इस बार जो लिखा गया है इसमें ज्योग्राफी पहले दिया गया है। हम बार बार कहते हैं ज्योग्राफी को बिना समझे आप एसएसटी को नहीं समझ सकते, मानचित्र को बिना समझे आप एसएसटी को नहीं समझ सकते। इसीलिए आप इसको बढ़िया से समझें। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आएगी तो आप इसको बार बार समझें, आपको समझ आएगी। और जब समझ आ जाएगी तो आपके लिए एसएसटी आसान हो जाएगा। तो हम आगे की बात अगले